कल हमने क्या क्या किया था? क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? क्या क्या था? और उस मॉडल का नाम बताओ जो मॉडल, दिस इज बायोलॉजी +1 और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कर चुके थे और सेल वॉल करेंगे। इससे पहले मुझे और बताओ, सेल वॉल के मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? अब बताओ उसमें से कैसे कैसे चीजें सिलेक्टिवली अंदर बाहर जा सकती हैं। देयर आर 2 ways ऑफ गोइंग थिंग्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड। 2 ways, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और याद किया गया। इस एज में मेमोरी इतनी कम कैसे है? कल तो रिवाइज करने नहीं बैठाया था मैंने। चलो रिवाइज करके सुना। सेल वॉल, आज क्या है हमारे पास? सेल वॉल, जो कि सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? कौन से सेल में? प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। एज यू मे रिकॉल, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांट्स। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके आउटर कवरिंग होगी सेल वॉल। किसमें? फंजाई और प्लांट्स में, फंजाई एंड प्लांट्स में। इज इट क्लियर? सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप, बोलते वो प्रोटेक्ट भी करती है सेल को, शेप भी देती है सेल को। क्या करती है? प्रोटेक्ट भी करती है। Cell wall not only gives shape to the cell, protects the cell from the mechanical damage and infection. It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. बोलते कि एक तो ये प्रोटेक्ट करती है, दूसरा शेप देती है, तीसरा ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है, क्योंकि लास्ट लेयर यही है। तो ये सेल, दूसरा सेल जो इसके साथ इंटरेक्ट करना हो तो सेल, एक सेल वॉल दूसरी सेल वॉल के साथ ही इंटरेक्ट करेगी। और कोई अगर मैक्रो मॉलिक्यूल जो नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल मतलब जो नहीं चाहिए, ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल अगर इनमें आने की कोशिश करता है जो सेल को नहीं चाहिए, उसको भी रोकता है, उसको भी रोकता है। तो एल्गी है सेल वॉल। फंजाई में सेल वॉल होती है और एल्गी है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गिलेक्टेंस, मेलानेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइल इन अदर प्लांट्स इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है, जबकि प्लांट की किस चीज की बनी हुई है। दोनों के कंस्टिट्यूएंट्स आपने याद करने और मुझे सुनाने हैं, ठीक है। The cell wall of young plant in the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the mature, and the secondary wall formed on the inner side of the cell wall. बोलते ये जो सेल वॉल है ये यंग प्लांट में पहले प्राइमरी होती है, ग्रोथ के लिए कैपेबल है, मतलब इतनी रिजिड नहीं होगी शुरू में। क्या होगी? हाँ, और धीरे धीरे करके ये मैच्योर होती जाएगी, सेकेंडरी वॉल इसके ऊपर फॉर्म हो जाएगी side of the cell. The middle lamella is a layer mainly calcium pactate which holds or glues the different neighboring cells together. बोलते हैं इसका जो मिडल लैमेला होगा अंदर का, ये जोड़ने की ग्लू होगा इसमें और ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखेगा। The cell wall and middle lamella may be traverse plasmodesmata which connects the cytoplasm of the nibbin. ध्यान देना, एक सेल वॉल दूसरे सेल के वॉल के साथ जुड़ी हुई है मिडल लैमेला के थ्रू, और ये जो मिडल लैमेला है इसमें एक ग्लू है जो एक सेल की वॉल को दूसरे सेल की वॉल के साथ जोड़ के रखता है। बोलते
इस लेमेला से एक प्लाज्मोडेस्माटा दूसरे उसमें जाता है, जो कि किसको जोड़ता है, साइटोप्लाज्म को। तो जो एक सेल वॉल को दूसरी सेल से जोड़ेगी वो है मिडल लेमेला लेयर। बोलते मिडल लेमेला से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ के, जितने भी इसके नेबरिंग सेल हैं वो स्ट्रक्चर इस प्लाज्मोडेस्माटा जो है, सेल वॉल को नहीं, साइटोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म कौन जोड़ेगा, प्लाज्मा। आ जाएगा क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हमारी कितने क्वेश्चन बने ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि हाँ प्लांट में ही सेल वॉल होती है, फंजाई में भी होती है, एल्गी में। एल्गी की सेल वॉल डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, प्लांट्स की डिफरेंट मटेरियल से, उनके कंस्टिट्यूट से। एक क्वेश्चन ये आपको याद करना है। पहले ही जो सेल वॉल होती है वो ग्रोइंग स्टेज में होती है, मैच्योर हो जाती है, फिर उसे सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, एक सेल की वॉल दूसरे सेल की वॉल के साथ ग्लू से जुड़ी होती है मिडल लेमेला के थ्रू, और एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो साइटोप्लाज्म नेबरिंग साइटोप्लाज्म जो। तो सेल के जो ऑर्गेनील्स है, बेटा थोड़ा पास आ जाओ, सेल के जो ऑर्गेनील्स हैं, ठीक है, जो सेल की ऑर्गेनील्स हैं उनमें से हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे करके सारे जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनील्स बनाते हैं जिनकी वजह से वो जिंदा है और हमें जीवन देता है, और उसके अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं सेल में, तो वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब स्टडी करेंगे हम। साइटोप्लाज्म क्या है, वैक्यूल क्या है, इन सभी की हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इज इट ओके? इसके बाद है जो हमने सेल वॉल 2 स्ट्रक्चर कर लिए, इसके बाद है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है, एंडोमेम्ब्रेन, मतलब अब आपको ये वो स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं सेल के जो मेम्ब्रेन की तरह ही है, मतलब मेम्ब्रेन टाइप है। वो कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की तरह ऐसे लंबा लंबा है। इसलिए पहले ये जो लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, उनको पहले आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब क्या क्या हमारे सामने आए जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बताओ क्या क्या आया। ओके, 4th वैक्यूल्स, यही है क्या, यही है 4, है ना, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस। ये मेम्ब्रेन सिस्टम जो एंडोप्लाज्म मेम्ब्रेन, अंदर की जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सारे। ठीक है, और ये भी ऑर्गेनील्स में, किसके, सेल के ऑर्गेनील्स में ही आते हैं। While each of the membranous organelle is distinct in terms of the structure, बोलते जितनी भी ये 4 membranous structure है। हाँ बेटा बोलो। नहीं, क्लास टेस्ट है, पेपर कब है, तो डिस्टर्ब तुम ठीक है। मैं कौन से चैप्टर का है, ठीक है, ये 1 पे चला दो, चैप्टर 4 है ना। एनसीईआरटी हो गई थी आपको, एमसीक्यूज, ऐसा करो पहले एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इज इट ओके? नोटबुक में, हाँ वो करो पहले, ठीक है, ओके। चैप्टर तो खत्म है ना, मैंने समझा दिया सारा, ठीक है। एंडो तो ये कह रहे हैं हम 4 स्ट्रक्चर है, चारों ही डिफरेंट है, फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी। क्या बोला आपने, फंक्शन स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है, सेल के पार्ट्स में डिफरेंट है। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम प्रेजेंट इन द सेल, तो फिर ये चारों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे।
Is it okay? Because they are considered together as endomembrane system because their function are coordinator. वो एक दूसरे को मदद करते हैं उनके फंक्शन करने में, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है. तुम्हारा अपना फंक्शन है, मेरा अपना फंक्शन है, लेकिन मैं आपके मदद कर रही हूँ आपका काम करने में, और मैं आप मेरा मदद कर रहे हैं. ठीक है. तो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स. सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिसोम एंड नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय द, बोलते हैं जो बाकी ऑर्गेनील्स बचे, कौन कौन से बचे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिसोम, ये नहीं मदद करते इस इनके काम में, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं और इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं काउंट करते. क्या बोला मैंने? कि जो भी फोर कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में. वेयर जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया वो हेल्प नहीं करते, उनका अलग कंपोनेंट होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ऐसा था देखने में. ऐसे करके खींचना है इसको, ऐसे लाओ, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, ये पूरा मेम्ब्रेन देखो, ये मेम्ब्रेन यहां से स्टार्ट हुई ना बेटा, कहीं नहीं टूटी. ये देखो कहीं नहीं टूटी. ये देखो कहीं नहीं टूटी. ये देखो चली हुई है, तो तोड़नी नहीं है आपने भी. ठीक है, ऐसे साइड से बनाना है. ये देखो कहीं भी नहीं टूटी है, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. ये देखो देखो और जो देखो देखो, हाँ इसके ऊपर ये राइबोसोम्स है, जो कि क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है. हो गया. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज द यूकैरियोटिक सेल्स, रिवेल्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्यूब की शेप में कुछ कुछ ट्यूब तैयार हो रही है. फाइन. तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक. ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा, ट्यूब शेप में होगा और सारी मेम्ब्रेनियस होंगी. Is it okay? बोलते ही hence endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct compartments, lumen inside and external. देखो ये इस तरह से है, ऐसे 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 है. ये जो है, ये दो स्ट्रक्चर हो गए, एक अंदर का और एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर का. तो इन्होंने कहा कि भाई दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो इंट्रासेलुलर स्पेस बनाती है जो बाहर की तरफ है, एक अंदर इंटरसेलुलर. समझ आ गई? हाँ. तो एक जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनस ये कंपार्टमेंट है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ को होगा, और ये जो है ये सेल से बाहर की तरफ को होगा. क्लियर है? बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोर्स राइबोसोम अटैच टू द, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके सरफेस में अटैच होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, राइबोसोम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक. अगर प्रेजेंट है, जैसे जहां जहां प्रेजेंट है वहां रफ है ये, जहां नहीं प्रेजेंट है वो स्मूथ है. जैसे इसके ऊपर कोई नहीं है राइबोसोम, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये स्मूथ है और ये रफ है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. जो रफ होंगे उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और जो स्मूथ होंगे वो प्रोटीन सिंथेसाइज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम नहीं है. इज इट ओके? फिर कह रहे हैं RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो हमेशा प्रोटीन सिंथेसाइज और सिक्रीशन में मदद करेंगे. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. बोलते हैं न्यूक्लियस के बाहर की तरफ को एक्सटेंसिव, ये न्यूक्लियस है, दिस इज नॉट सेल, दिस इज न्यूक्लियस. तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के बाहर एक्सटेंसिवली, यहीं से स्टार्ट कर देना, न्यूक्लियस के साथ ही बनाना, पड़े होंगे, कुछ स्मूथ होंगे और कुछ रफ होंगे. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट सिंथेसिस ऑफ लिपिड. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएंगे, जबकि रफ जो है वो प्रोटीन बनाएंगे राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से. मैंने क्या बोला? राइबोसोम से प्रोटीन बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ होंगे उसके ऊपर वो सिंथेसाइज नहीं करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं. एनिमल्स के केस में लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एससीआर. तो कौन सा हार्मोन याद कर लेना है कि एनिमल के केस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और सिंथेसाइज करता है, जिसका नाम है स्टीरॉयड हार्मोन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम सब कुछ कर चुके हैं. अब है हम लोग गोल्जी ऑपरेटिस पे. किसके ऊपर? गोल्जी ऑपरेटिस पे. तो गोल्जी ऑपरेटिस भी क्या है, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है. क्या है? मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, और ये पैकेजिंग में और स्टोरेज में, चीजों की
चीजों को पैक करने में और स्टोर करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं कैसे। कैमिलो किसने इसको इन्वेंट किया, इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया? कैमिलो गोल्जी, और उसी के नाम से गोल्जी apparatus इसका नाम पड़ गया। कैमिलो गोल्जी ने इसको 1898 में ऑब्जर्व कर लिया था स्टेन डाल करके। तो दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क, बोलते ये दिख रही है फ्लैट डिस्क लाइक, ये ऐसे 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 है गोल, और उसके बाद बस ऐसे फ्लैट है ना, फ्लैट ऐसे फ्लैट, ठीक है। तो बोलते इसके बाद ये क्या है, फ्लैट, दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक्स, जिसे सिस्टर्ने कहते हैं। ये सिस्टर्न है, ये भी सिस्टर्न है, ये भी सिस्टर्न है, तो इन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे को पैरेलल ही है, टच तो नहीं कर रहे, ये इसके ऊपर पैरेलल, अगला इसके ऊपर, इसके साथ पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो पैरेलल क्या होता है, जो चीज एक दूसरे को टच नहीं करती, तो बोलते ये इस तरह से एक के ऊपर एक रखी होगी कि टच भी ना करे, पैरेलली अरेंज्ड है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी apparatus, बहुत किसी में कम किसी में ज्यादा सिस्टर्ने होते हैं गोल्जी apparatus के अंदर। बोलते द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस। बोलते ये जो है, जैसे ये क्या था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, बोलते वैसे ये न्यूक्लियस के पास ये भी अरेंज होता है, अटैच तो नहीं होता लेकिन इसके साथ ही ये अरेंज होता है। और ये दो है इसके, जैसे ये कन्वेक्स और कनकेव साइड है ना, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस, ठीक है दोनों। तो द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनिल्स आर एंटायरली डिफरेंट एंड इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स, ये करने की जरूरत नहीं है, जब नोट लिखना है तो दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट लाइन्स, इसके ऊपर की सारी इंपॉर्टेंट थी, जब इसके ऊपर नोट लिखना है आपने याद करना है। तो कह रहे हैं द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द पैकेट, बता दिया था मैंने कि ये चीजों की पैकिंग में, और टू बी डिलीवर्ड आइदर इंटरसेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, मटेरियल टू द पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। बोलते ये क्या करता है कि ये इसके साथ पड़ा होगा, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ पड़ा होगा, और ये जैसे ही इसके अंदर मटेरियल आएगा, इसमें से वेसिकल्स, ये वेसिकल है, ये वेसिकल, इसमें से ये वेसिकल की फॉर्म में निकलता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, वेसिकल की फॉर्म में निकलता जाएगा। इज इट ओके? तो निकलता जाएगा। दिस एक्सप्लेन व्हाई गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन, इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यहाँ से वो बनाता जाएगा प्रोटीन, लिपिड, ये सब कुछ, और यहाँ से ये स्टोर करता जाएगा। जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ती जाएगी वेसिकल्स की फॉर्म में, इसको जगह जगह भेजता जाएगा। इज इट ओके? फिर a number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasm are modified in the system Golgi apparatus before they release from its trans. जो Golgi apparatus is important site for the formation of, ये पता लग गया, Golgi apparatus पे फॉर्म होते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, वहां से लिपिड और वो निकलते जाएंगे, और ये ग्लूकोज छोड़ेगा, और ये प्रोटीन के साथ अटैच होकर ग्लूकोज ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, और लिपिड के साथ जुड़ करके ग्लाइकोलिपिड बना देगा। इज इट ओके? तो ज्यादा बहुत डीप नहीं जाना है, बस ये ऊपर ऊपर से जैसे नोट या 2 या 3 नंबर का इसमें आएगा, तो जैसे ये ट्रांसिस, इन चीजों में मत घुसना, जो मेन पॉइंट्स इनको उठा के साइड, ठीक है। इसके बाद है लाइसोसोम। डू यू नो, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, पता है आपको ये बात? क्यों? लाइसोसोम जो है एक सेल ऑर्गेनील है, ठीक है, और इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, सुसाइडल बैग कहते हैं। पता है आपको लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। These are membrane bound vesicular structure formed by the, ये भी membrane bound है, ये किससे बने, formed, ध्यान देना, formed by the process of packaging in the Golgi apparatus, जो पैक हो गए वो सेपरेट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, लाइसोसोम बना देंगे। The isolated lysosome vesicles have been found in a very rich in almost every hydrolytic, इसके अंदर सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। लिपेसिस, ये एंजाइम है, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम को लिपेसिस बोलते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम को प्रोटीसिस बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रेसिस बोलते हैं।
तो लाइसोसोम के अंदर ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और ये जब एसिड होता है एसिडिक पीएच में ये सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड तोड़ने में कैपेबल है। अगर इन एंजाइम को फूड प्रोवाइड नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ही खाने लग पड़ते हैं और उसको खुद ही खत्म, क्योंकि इनको फूड चाहिए, और इनको फूड अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो ये अपनी ही मेम्ब्रेन जो है खाना शुरू कर देते हैं और इस तरह से अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। इसलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। हो गया। लास्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये है मेम्ब्रेन बाउंड और ये साइटोप्लाज्म इसके सराउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। इट कंटेन्स वाटर होता है, इसमें सैप होगा, जो प्रोडक्ट तैयार हुए हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में तैयार हुआ है, और अदर जो मटेरियल जो यूजफुल नहीं है वो इसके अंदर होंगे। मैंने क्या बोला? जो बॉडी वेस्ट होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। हाँ, और वाटर और सैप। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। ये देखो, ये वैक्यूल है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा? ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट। Is it okay? In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. बोलते प्लांट में वैक्यूल 90%, देखा था कल, दिखाया था मैंने। ये देखो, देखो कहाँ गया प्लांट से, हाँ ये देखो 90% हिस्सा पूरे इसका, इसने इतना बड़ा वैक्यूल है प्लांट के अंदर। इवन इसने न्यूक्लियस को भी साइड में कर दिया, हालांकि न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में होता है, ये खुद इतना बड़ा एरिया ऑक्युपाई कर लेता है कि न्यूक्लियस में साइड हो जाता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें आयन, वाटर, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट, बाहर ज्यादा हुआ तो अंदर आएगा, अंदर ज्यादा हुआ तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, किस तरफ ज्यादा है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन पता है? सॉल्ट और वाटर का कंटेंट मेंटेन करना, कंटेंट ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन टू मेंटेन द लेवल ऑफ water and salt in a body, the process of maintaining salt and water content in a body, ठीक है। तो and in many cells as in protist food vacuole are formed by engulfing food particles। बोलते कई में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे जो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ में फूड वैक्यूल्स होंगे जो फूड स्टोर करेंगे, और कुछ में सिंपल वैक्यूल्स होंगे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सैप और वाटर को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो अंदर बाहर होते रहेंगे। कल हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, ठीक है। परसों आपका ये चैप्टर खत्म होगा और फिर हम करेंगे 9th चैप्टर टेस्ट के बाद, ठीक है। आज आपका बायो का टेस्ट आज नहीं दिया मैंने, कल है। नहीं, उसका नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। देखो मैंने तो अपना तैयार करवाना है, या कल फर्स्ट डेट हो जाएगी, मुझे एग्जाम भी दिलवाने हैं ना, है ना। तो वो क्या, मैंने तो हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा आपने याद किया है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक्सक्यूजेज ही देते रहो। घंटा घंटा साइड में दिया करो, आधा आधा घंटा चीजों को निकाल करके कि मैं तैयारी कर लेती हूँ। और वो फ्रॉग वाला चैप्टर तो सिर्फ 3 पेजेस का है, तो ये तैयारी करो आप, फिर जल्दी हो जाए तो केमिस्ट्री के टेस्ट की तैयारी करो। चलो नहीं 10 मिनट इसको, फिर कल कुछ पूछूंगी तो फिर आपको पता नहीं चलता, फिर आप बोलोगे मैम मुझे नहीं पता। बलराज नोटबुक दे दो मुझे।
इसको elements of the unit, satisfied with the client, or नोटबुक पकड़ाओ बेटा। सोशल का बहुत है बस इसको याद करने के लिए, सोशल का बहुत है इसको याद करने को। कृष्णा तुम भी 20-25 मिनट करो बेटा मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट ओके। फेडरलिज्म कर लिया है? हाँ, एमसीक्यूज नहीं किए। एक बार जो तुम्हारी नोटबुक का सारा खत्म करके फिर करते हैं, है ना? मैंने कहा एक नोटबुक का जो लिखवाया सारा खत्म कर लेते हैं एक बार ना, फिर उसके बाद थ्योरी करते हैं, क्योंकि मैडम अच्छा फेडरलिज्म की थ्योरी नहीं की है, फेडरलिज्म की लिखवाई है मैडम। ठीक है, यही कर लेते हैं आज।
तेग सोशल की गाइड देना बेटा। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन की आपको है ना, फेडरलिज्म का चैप्टर है आपको, जाओ आप। आ जाओ, करवा दो बदलाव। फेडरलिज्म का मीनिंग पता है? बैठो। फेडरलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट एक नहीं दो टायर्स में या लेवल्स में बटी होती है। दो या दो से ज्यादा टायर्स जिसके हो, टायर्स पता है, लेवल, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। तो ये क्या है, ये जिस कंट्री में गवर्नमेंट जो है दो या दो से ज्यादा टायर्स में, लेवल्स में हो, तो उसे हम फेडरिक गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरिक। तो कह रहे फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। बोलते पावर एक के हाथ में ना हो करके, सिर्फ एक गवर्नमेंट के हाथ में ना हो सकते, दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। समझ आई मेरी बात? बोलो क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो। क्या? देखो, ऐसी गवर्नमेंट जैसे एक ही गवर्नमेंट हो, सिर्फ एक गवर्नमेंट हो किसी कंट्री में, सेंटर और स्टेट और लोकल में ना बंटी हो, तो वो फेडरलिक गवर्नमेंट नहीं है। फेडरलिक गवर्नमेंट वो है, फेडरलिज्म उसे कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है दो या दो से ज्यादा लेवल में बंटी हो। जैसे हमारी इंडिया में है, हमारी इंडिया में फेडरलिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंटर और स्टेट लोकल में बटी हुई है। तो क्योंकि डिफरेंट टायर्स में, सेंटर और स्टेट मेन ले लो, सेंटर और स्टेट में हमारी गवर्नमेंट जो है बटी हुई है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट फेडरिक गवर्नमेंट है।
तो और इसे हम इस प्रोसेस को हम फेडरलिज्म कहते हैं। बोलो क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट की थी मतलब कभी चीजें नहीं बटी हुई फेडरलिज्म नहीं कहती क्या बंदी हुई तो बात क्यों नहीं समझ आ रही? कौन सी भाषा में? फ्रेंच में बोल रही हूँ मैं। हाँ मतलब नेक्स्ट एग्जांपल की मतलब जेडी मतलब इंडिया के सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बनते हैं फेडरलिज्म कहती हाँ, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब जिसने अपनी पावर्स डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट लेवल्स में नहीं बांटी हुई है, वो फेडरल कंट्री नहीं है, वो उसमें फेडरलिज्म नहीं कहलाया जाएगा। इज इट ओके? मतलब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। सेंटर ने अपनी पावर्स सारी अपने हाथ में न रख करके थोड़ी स्टेट को थोड़ी लोकल को दी हुई है, तो उसका मतलब फेडरलिज्म है। उसका मतलब क्या है? फेडरलिज्म है। तो हमारी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है। इज इट ओके? फेडरलिज्म है हमारी कंट्री में। ठीक है। अब आपको जो मैडम ने लिखवाया वो ये भी लिखवाया कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है। दो तरह की फेडरेशन होती है, तो हम इसको जानते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर। अंडर दिस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? अंडर दिस द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। खुद ही इकट्ठी हो जाएंगी, वो अलग अलग नहीं रहना चाहती, ना अलग अलग वो रूल करना चाहती है, ना वो कोई पावर अलग अलग से लेना चाहती है। सभी इकट्ठी होती हैं, बिगर यूनिट बनाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसी फेडरेशन कहाँ पर है? यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है? सारी स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो इकट्ठी होती हैं और एक बड़ी यूनिट बना लेती हैं, फॉर्म से बिगर यूनिट। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया में है, जिसमें क्या होता है कि जो बड़ी यूनिट है वो क्या होती है? अंडर दिस लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू गिव द पावर टू द स्मॉल स्टेट्स। इज इट ओके? तो इस कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो जिसमें पावर्स नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बंटी हो वो होल्डिंग टुगेदर। और ऐसी कंट्री जिसमें पावर्स जो है छोटी स्टेट अपनी मिलकर के बिगर यूनिट बनाए और सारी इकट्ठी ही रन हो, तो फिर वो क्या हो गया? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इस तरह की फेडरेशन यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि इस तरह की फेडरेशन इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में है। मतलब स्पेन में भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जिसका क्या मतलब है? जिसका ये मतलब है कि पावर्स जो है स्टेट और सेंटर में। पूछने वाली हूँ मैं, तुम जो खोए हो ना, पूछने वाली हूँ। तुम सोचते मैं बोलती रहूं और बस भी तुम रट्टे मारो, समझो तो क्या फायदा है? ऐसे बोलते हो मैडम स्कूल में पढ़ाती नहीं है, लिखवाती है और भेज देती है। अब यहाँ समझा रही तो ध्यान रखो, है ना। अब पूछना है मैंने। अंडर दिस ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। इसमें सभी स्टेट्स की इक्वल पावर होगी, जबकि इसमें क्या होता है? इसमें सेंटर में ज्यादा पावर होगी, सेंटर के पास, और स्टेट के पास कम। बोलो क्या बोला मैंने? पहले पॉइंट कमिंग टुगेदर से पता लगी तेरी गवर्नमेंट की पावर है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। नहीं, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट एक पॉइंट होता है ना जिसके बेस पे आपको दोनों की डिस्टिंग्विश करनी होती है, दोनों का डिफरेंस बताना होता है। दोबारा बता रही हूँ कि छोटी छोटी स्टेट्स मिल करके क्या होती है? एक बड़ी स्टेट बना लेती हैं, और पावर जो है सभी स्टेट्स में फिर इक्वल पावर रहती है। वो हो गई क्या? कमिंग टुगेदर। क्योंकि कम हुए ना, आए ना, इकट्ठे हुए, मिले। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है? जिसमें होल्ड करना अपनी अपनी पावर, सेंटर अपनी पावर होल्ड करेगी और स्टेट अपनी पावर होल्ड करेगी। अब बोलो, कितनी बार बोलूंगी? होल्डिंग जो है ये मतलब पावर इकट्ठी करनी, सेंटर अपनी स्टेट करनी ते मतलब सेंटर च पावर ज्यादा होती है, स्टेट च घट होती है। कमिंग टुगेदर से सारे च पावर ज्यादा होती है, एक बराबर होती है। ते कौन कौन सी कंट्री में है कमिंग टुगेदर फेडरेशन? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड और दूसरी
इंडिया स्पेन, स्पेन। ठीक है, ब्राजील नहीं, बेल्जियम, ठीक है। तो ये आपकी मैडम ने लिखवाया था, ये मैंने आपको समझा दिया। ये फेडरलिज्म का मतलब एक है, दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद है यूएसएसआर की फुल फॉर्म पता है आपको? आपको ये पता है यूएसएसआर का दूसरा नाम क्या है? यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी पता नहीं है तुम्हें, और उसका दूसरा नाम भी पता नहीं है तुम्हें, है? दूसरा नाम है उसका रशिया, जिसको हम कहते हैं द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम क्या कहते हैं, ये फुल फॉर्म है यूनियन, यू से यूनियन, फिर क्या है सोवियत, फिर एस से सोशलिस्ट, और फिर रिपब्लिक। ये फुल फॉर्म मुझे याद करके देनी है, और इसका दूसरा नाम भी है ना। तो कह रहे यूएसएसआर जो है ना वो टूट गई थी पहले, ब्रोकअप इनटू सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में, बाद में 1989 में ये टूट गई थी। पहले क्या कहते थे इसको, रशिया, और बाद में ये ब्रेकअप हो गई थी, यूएसएसआर टूट गई थी। पहले क्या थी? इनटू सेवरल कंट्रीज। तो रीजन एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन और डोमिनेशन, क्योंकि रशिया, इसको ना और भी कंट्रीज इसके साथ थी, लेकिन रशिया ही डोमिनेट करता था। क्या करता था? रशिया ही डोमिनेट करता था, इसलिए फिर बाकी कंट्रीज इससे क्या हो गई, अलग, क्योंकि कोई भी किसी की डोमिनेशन बड़े दिन नहीं सह पाता, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर के ये बनाई थी, उसमें लेकिन डोमिनेट रशिया ही करती। तो मेनली ऐसे कहते थे यूएसएसआर मतलब रशिया, यूएसएसआर मतलब रशिया। लेकिन 1989 में छोटी छोटी कंट्रीज अपनी अलग हो गई रशिया से। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो सारी कंट्रीज पे अपनी डोमिनेशन शो करता था, ठीक है। इसके बाद है कनाडा। कनाडा कम वेरी क्लोज टू ए ब्रेकअप बिटवीन द इंग्लिश स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रीजन्स। बोलते हैं कनाडा जो है उसमें दो तरह की लैंग्वेज थी, फ्रेंच स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी टूटने की कगार पे था। लेकिन अडॉप्टिंग ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद द नेचर ऑफ दैट फेडरल सिस्टम इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो उसने क्या किया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। The principle of federation has evolved differently in different situation। बोलते ये जो फेडरेशन आती है किसी भी कंट्री में, ये धीरे धीरे करके इवॉल्व होती है, अलग अलग सिचुएशन में इवॉल्व होती है, अलग अलग कंट्रीज में। बट तो यूएसए में मैंने आपको बता दिया, और इंडिया में बिल्कुल जो मैंने समझाया आपको यहाँ से, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए में कमिंग टुगेदर है, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है। पीपल हैव टू सेट्स ऑफ द रीजन, वन नेशन। इसमें आइडेंटिटीज बिलोंग टू द, बस खत्म है, इसको यहां से करना है। ये हाल है तुम्हारा, ना तुम लिखते हो ढंग से, ना तुम समझाती तो मैडम है नहीं, लिख के लाते हो भी आधा गलत होता। People have two set of identity belong to the region or one nation. ऐसा नहीं, ये दोस्ती का यूनियन लाइन मारी हुई थी मैम, केबल वाली इतनी नहीं, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है बेटा। यहाँ की लाइन तुम भूल गए लिखना। तो उनने भी नहीं लिखी थी, वो बड़ा कंप्यूटर है भाई, उसने वो गलत नहीं लिख सकता है। मैडम ने तो बहुत कुछ चेक किया, मैंने 10 गलतियां तो मैंने निकाल दी हैं। कुछ तो शब्दों के मतलब, कुछ तो नेट पे नहीं मिलते इनके मीनिंग, तो मतलब शब्द ये जो तुमने लिखे हैं। क्लियर है? तो आपने ये वाला यहाँ से कर लेना, ये याद, फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी यहाँ से ये कर लेना, यहाँ से सिंपल है, ठीक है। और यूएसएसआर की फुल फॉर्म याद करनी है आपने। और यूएसएसआर जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, बहुत सारी जो कंट्री, उसमें डोमिनेट कौन सी कंट्री करती थी? रशिया। और कनाडा किस बेस पे ब्रेकडाउन की पोजीशन पे पहुंच गया था? क्योंकि वहां तो लैंग्वेज के बेस। इसके बाद है फीचर्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट।
देयर विल बी एट लीस्ट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरेशन गवर्नमेंट में 2 लेवल होंगे ही होंगे, ये मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ, इस बात को मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। और जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जुरिस्डिक्शन जब दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसमें, सेंटर और स्टेट में, तो जुरिस्डिक्शन उसका हल निकालती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी होगी तो भी जुडिशरी ही उसका हल निकालेगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है? तो ये फीचर्स हैं, किस चीज के फीचर्स कर रहे हैं हम लोग? फेडरलिज्म के। तो फर्स्ट फीचर ये है कि एक तो फेडरलिज्म का ये फीचर है कि डिफरेंट लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल। फिर दूसरा दिया इन्होंने एटलीस्ट 2 लेवल जरूर होंगे, और तीसरा इन्होंने दिया कि जुरिस्डिक्शन भी जरूर होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी भी जरूर देगा, दोनों लेवल को गारंटी भी जरूर देगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी at each level of the government is granted by the constitution। किसको क्या काम करना है, किसको क्या पावर मिलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही स्पेसिफाई करके रखी हुई है। तो ये फीचर्स है। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन विल स्पेसिफाइज द जुडिशरी ऑफ ईच टायर ऑफ द, वो कॉन्स्टिट्यूशन बता देगा कि जुडिशरी कहाँ कहाँ जो है क्या क्या करेगी दोनों लेवल के लिए। चेंजिंग द प्रोविजंस विदाउट द कंसेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एंटर। बोलते दोनों की हामी होगी जिस मैटर पे, वो ही चीज जो है वो चेंज हो सकती है। फंडामेंटल चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी हुई हैं, यूनिलेटरली कोई भी, अकेले कोई भी किसी बात को चेंज नहीं कर सकता। इज इट ओके? दूसरा है पावर ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट इन देखो डिस्प्यूट की स्पेलिंग देखो, बोलते मैडम ने चेक किया हुआ, 4 राइट मारे हैं, स्पेलिंग एक भी नहीं गलत निकाली है। हाँ, पावर ऑफ कोर्ट्स इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट अगर दोनों लेवल, स्टेट और सेंट्रल लेवल में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट की पावर सामने आती है, कोर्ट फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करता है। तो ये फीचर है, क्या है? इफ देयर इज अ डिस्प्यूट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज इफ ए कॉन्फ्लिक्ट पता है ना, लड़ाई झगड़ा कुछ इश्यूज आ जाते हैं, अराइजेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल दे आर एक्सरसाइजिंग, जब वो अपनी अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब अगर एक दूसरे की पावर वो यूज करने लग पड़े, तब बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो बीच में कौन आएगा? जुडिशरी। कौन आएगी? जुडिशरी, और उसको खत्म करेगी, उस कॉन्फ्लिक्ट को अकॉर्डिंगली खत्म करेगी। रेवेन्यू क्या होता है? कुछ शब्द आज तक सीखे नहीं, 12-13 साल हो गए स्कूल जाते हुए, केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th हो गई, एक शब्द का मतलब नहीं बताते हो। रेवेन्यू मीन्स टैक्स जो देती है। फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यूज आर मेंशन्ड अर्ली। बोलते कहाँ से टैक्स, कौन सी गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स मिलेगा। जैसे टोल टैक्स कौन लेता है? टोल टैक्स कौन लेता है? स्टेट लेती है या सेंटर? हाईवेज की जो बड़ी बड़ी हाईवेज हैं, जो NH है, उनका टैक्स कौन लेती, कौन सी गवर्नमेंट? सेंटर लेती है, ठीक है। तो वो पहले ही बटा हुआ है, इसका टैक्स ये स्टेट लेगी, ये वाला टैक्स सेंटर देगी, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड है। तो रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यूज आर मेंशन्ड अर्लियर। बोलते हैं उनको कहाँ से टैक्स से पैसा, कौन से टैक्स का पैसा कौन लेगी, वो पहले से ही दिया जाता है फेडरलिज्म में, ठीक है। देयर इज डन टू इंश्योर, इट इज डन टू, ताकि फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट रन कर सके। स्टेट में जो मेंशन होगा, स्टेट के लिए जो मेंशन है टैक्स लेना, वो वही टैक्स ले सकती है, और जो सेंटर के लिए मेंशन है टैक्स लेना, वो वही टैक्स ले लेती है। सेंटर फिर उस टैक्स से अपनी गवर्नमेंट चलाती है, जो भी देश चलाती है, और स्टेट फिर उस पैसे से अपनी स्टेट चलाती है। तो ये क्या है? ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं।
ठीक है। और इसकी वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स है कि वो डाइवर्सिटी, हर रीजन की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पाती है और वो सिक्योरिटी भी देती है और सेफ गार्ड भी करती है यूनिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी को सेफ गार्ड भी करती है और यूनिफाई भी करती है। कौन? फेडरलिज्म। ये क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम बलराज? फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म सारे याद होने चाहिए। फेडरलिज्म इन इंडिया, द इंडियन ये क्या है? है स्पेलिंग देखो, CONSESTED है। कंसिस्टेड की स्पेलिंग CONSISTED होती है। फिर बोलता है मैडम ने चेक किया हुआ है। द इंडियन हाँ कंस्टिट्यूट है ये, कंसिस्टेड नहीं है, कंस्टिट्यूट है ये, CONSTUIENT कंस्टिट्यूट। बोलते द इंडियन, फिर क्लियर नहीं हो रहा। इंडियन गवर्नमेंट भी होना था बीच में। द इंडियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे होगा। द इंडियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन फॉर द एंटायर कंट्री, एक पूरी कंट्री के लिए, और दूसरी किसके लिए? स्टेट के लिए। आ गया फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में ऐसा फेडरलिज्म है कि उसने दो अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, एक पूरे देश के लिए और एक स्टेट के लिए, ठीक है। बोथ द गवर्नमेंट्स हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, अपना अपना रोल है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट, अगर दोनों की पावर में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है या रेगुलेट नहीं हो रही ढंग से यूनियन या दोनों, और यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंटर को स्टेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो जुडिशरी उसको रिजॉल्व करेगी, उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे। अमेंडमेंट्स पता है ना? कितनी बार बताया मैंने यार, दिमाग में भी रखनी होते हैं शब्दों के मतलब, चेंजेस है। द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। जितने भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पावर्स होंगी वो किसके हाथ में होंगी? नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। और स्टेट बियर्स इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्ड डज नॉट हैव इनफ सोर्सेज ऑफ, इसके पास से इतनी इनकम के सोर्सेज नहीं होते जितने की सेंटर के पास होती है, क्योंकि उसने पूरी क्या चलानी है? पूरी कंट्री चलानी है, और इसने सिर्फ अपनी स्टेट चलानी है। तो नेचुरली ज्यादा पैसा किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। और सेंटर ने भी इनको भी देना ही है, फैसिलिटेट करना है इनको भी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है फेडरलिज्म विद पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, बस इतना ही करना है। तो चैप्टर कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, इसको कर लो, फिर याद कर लोगे। अगर जल्दी हो गया तो मुझे बताना, मैं ये भी समझा। जा तन्मय, कृष्णा, दोनों यहाँ आ जाओ। चलो चलो, हाँ ले जाओ। नहीं आने वाला है वो, सोशल लर्न करनी है, उसने थोड़ा आने वाला है, वो भी 3:30 का आया है। कॉपी में? अच्छा, तुमने लर्न करना है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। फेडरलिज्म चैप्टर है। कृष्णा और तन्मय, 5 बज गए, 1.5 घंटा तुम्हें मैथ करते हो गया है, आ जाओ। कायरा, आ जाओ। कायरा ने भी जल्दी जाना है। कृष्णा, तुम्हारा सोशल का कौन सा चैप्टर चला है और साइंस का कौन सा चला है? अरे स्कूल की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ की बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा हिस्ट्री तुमने एंड में करनी, क्योंकि वो बहुत लेंथी है और तुम्हारे पेपर लग जाएंगे। तुम बार बार एक ही बात बोली चलते हो। हाँ? लाओ यार बेटा, आपने कल मुझे एक ही ऐसे सुनाया था, है ना, एक ही पैराग्राफ। आज लेटर और वो दूसरा पैराग्राफ जो दो। बेटा ये कृष्णा, इसको इस तरफ रखो।
तुमने नोटबुक पे लिख लिया वो चैप्टर की रह गया अभी तक? कब करोगे? क्या कल कर रहे थे? कर लिए ना? दिखाओ कितने किए। तो ग्रामर ही तो है वो, और क्या बोलते हैं उसको? तो टेस्ट है उसका? पहले वो सुना तो दो तुम। यू नेवर नो, डाल भी सकते हैं, क्लास छोटी है अभी। अनसिन, एक अनसिन पैसेज सॉल्व करके दो तुम। तुम्हारी बीबीसी में है? बीबीसी है, लेके आओ उसको। स्कूल में क्या करना है उसका? हाँ? अरे लेके आओ उसको भाई, लेके आओ, हमने करवानी है वो, लेके आओ उसको, ठीक है? इसकी ग्रामर की बुक है इसकी। हाँ तो बीबीसी भी तो सॉल्व करानी है ना। पैसेज ग्रामर की बुक में जो एक्सरसाइज जैसे आयरन है कि वैसे। हाँ, इसको क्यों उड़ा रहे हो? मैं बच्चे यहाँ पढ़ा रही हूँ उठा के। तो आप बेटा बॉस बताओ फिर क्या चैप्टर करेंगे ग्रामर में? ग्रामर में प्रीपोजिशंस याद करो सारे और मैंने सुन दे। ये एक्सरसाइजेज है। कितने क्वेश्चन लिखे तुमने? हैं? क्या होता है डेल्टा? ये मम्मा ने लिखे, तुमने कहाँ लिखे? हैं? क्लियर हो रहा है मीनिंग? मीनिंग समझ रहा है कि कर लिया आ रहे हैं? नहीं समझ, ये नहीं समझ आ रहा? इधर आ जाओ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को ये समझ रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोजेनिक फोर्सेस एंड, ये क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक, एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। समझ आ गई बात? कहीं भी एंडो कई चीजें होती हैं, जैसे एंडोथर्मिक, ऐसे। तो एंडो मतलब अंदर, ठीक है? तो कह रहे हैं एक्ट इन द इंटीरियर। आ गया? एंडो का मतलब अंदर, अंदर मतलब इंटीरियर, अंदर मतलब इंटीरियर। जो धरती के अंदर की फोर्सेस होंगी उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। क्या बोला मैंने? धरती के अंदर फोर्सेस होगी हम उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है, इट वर्क ऑन द सरफेस होता है, ऊपर। धरती के अंदर एंडोजेनिक, धरती के ऊपर की फोर्स एक्सोजेनिक। अब धरती के ऊपर किसकी फोर्स है? एटमॉस्फेयर की, हवा की। प्रेजेंस ऑफ हवा जो है वो कहाँ है? वो ऊपर है ना धरती के। तो वो फोर्स हवा की, विंड की, रिवर की, जितनी फोर्सेस है वो ऊपर से पड़ रही हैं धरती के ऊपर, और धरती के अंदर भी कुछ फोर्सेस है, ठीक है? एंडोजेनिक फोर्सेस प्रोड्यूस स्लो एज वेल एज सडन मूवमेंट। बोलते हैं ये जो अंदर की फोर्सेस होती हैं, ये क्या करती हैं? धीरे धीरे करके ग्रो करती हैं और एकदम बाहर ऐसे फ्लप कर जाती हैं वो फोर्सेस। वो जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि अर्थक्वेक। तो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस विच कॉज मास डिस्ट्रक्शन। देखो डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग देखो, डिस्ट्रक्शन। स्पेलिंग बनाना सीखो यार, उल्टी सीधी स्पेलिंग्स मत लिखा करो, है? ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या हुआ? एंडोजेनिक फोर्सेस जो है पहले तो धीरे 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 करके डेवलप होती रही, और फिर एकदम सडनली वो बाहर, अंदर से बाहर है। और एक्सोजेनिक क्या होती है? वर्क्स आर डन बाय द एक्सोजेनिक फोर्सेस लाइक रिवर। क्या बोला इन्होंने? डिपोजिशनल, ठीक है? डिपोजिशनल मतलब धीरे 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 करके वो इकट्ठी होती जाए। जैसे रिवर है, रिवर कैसे बनी? पानी, बर्फ बढ़ती गई, धीरे धीरे करके बर्फ बढ़ती गई और वो बहती गई और नदी बन गई। जहाँ बहुत सारी बर्फ पड़ी वहां से बहुत बड़ी नदी तैयार होने लगी, जहाँ थोड़ी पड़ती है वहां से थोड़ी नदी निकलने लगी। तो क्या होने लगा? तो ये क्या है? डिपोजिशन। और पहाड़ कैसे बनते हैं, या फिर जो पहाड़ की भी एक फोर्स है उसके ऊपर, या विंड कैसे चलती है? जब तेज चलती है हवा तो क्या बन जाती है? विंड। विंड क्या है? मोशन। जब हवा का मोशन बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड। हवा का जब मोशन बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड। तो विंड, रिवर, ग्लेशियर्स,
सब धरती के ऊपर की फोर्सेस हैं जो कि क्या है, डिपोजिशनल है, इकट्ठे हो गए। अब बर्फ पड़ती रहती है, थोड़ी सी बर्फ से तो कुछ होता नहीं, घंटों बर्फ पड़ती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर क्या, फिर उसकी फोर्स भी धरती के ऊपर बढ़ती जाती है, यही होता है। तो इस तरह की फोर्स, इस तरह की जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो डिपोजिशनल होती हैं, वो धीरे धीरे धरती पर बढ़ती हैं और डिपोजिट होके बढ़ती हैं, इकट्ठी होके बढ़ती हैं। इसमें क्या है, इसमें भी धीरे धीरे होती है, डिपोजिशनल होके नहीं, फिर एकदम सडन मूवमेंट होती है इस साइड एंडोजेनिक में। हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन, यही नहीं आता था, बाकी आते हैं। तो ये आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, पता है इसके बारे में? ठीक है, ठीक है। डेल्टा पता है क्या होता है? रिवर के जहां से स्टार्ट होती है, ए डिपोजिशनल लैंड फॉर्म क्रिएट नियर द माउथ ऑफ द रिवर। जहां से रिवर शुरू होगी वहां पे क्या होगा, एक लैंड फॉर्म होगी, इकट्ठी होके मिट्टी की लैंड फॉर्म होगी वहां पे। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। रिवर के माउथ के पास क्या है, नदी के माउथ के पास नियर एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होगी, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। इरोजन पता है, मिट्टी का बह के जाना। लैगून पता है, एनक्लोज्ड सॉल्टी वाटर लेक बिटवीन द कोस्ट एंड द सैंड बार्स। ठीक है, बोलते एक सॉल्ट वाटर, ठीक है, एनक्लोज, चारों तरफ से बंद है, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक बिटवीन द कोस्ट एंड द सैंड बार। साइड में उसकी क्या होगी, सैंड, ठीक है, और अंदर क्या होगा मतलब उसके सॉल्टी वाटर, उसे क्या कहेंगे, लैगून। क्या कहेंगे, लैगून। चलो शुरू करो, पहले इस चैप्टर को पूरा सुनाओ मुझे। कल तुमने ये याद किया था, मैंने सुना नहीं है। ये किया है याद? इसका मतलब ये है कि आज तुम यहाँ से याद करोगे यहाँ तक, और यहाँ तक भी मैंने सुना नहीं है, मैंने नहीं सुना मैंने। ठीक है, इससे आगे फिर आज सुना दो मुझे पूरा ये। चलो कौन सा चैप्टर? जो पेंसिल से टिक कर रहे हैं सारे। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन कर लिया तुमने? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कर लिया? निकालो। बहुत टाइम की मैनेजमेंट करो। ये अगम भी 3:30 बजे आया है, 5 बज गए हैं। आज आप ऐसा करो, इसकी सारी डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहले हम एनसीईआरटी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है हमारे पास खादर और भांगर। क्या है, खादर और भांगर, ठीक है। खादर और भांगर जो है मैंने ऑन भी, हाँ ठीक है। खादर और खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती है, एक न्यू और एक ओल्ड। जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसे हम खादर कहते हैं, और जो ओल्ड बड़ी पुरानी होती है उसे हम भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, भांगर सॉइल। जो न्यू होती है उसमें कंकर नहीं होते, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन कंकर नोड्यूल्स, तो वो न्यू है। और भांगर क्या है, इट कंटेन्स द कंकर नोड्यूल्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा
और इसमें कंकर नोड्यूल्स भी होंगे। इज इट ओके? तन्मय सिट प्रॉपरली। अब ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? इट इज वेरी फर्टाइल, ये बहुत खादर सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और भांगर लेस फर्टाइल होती है। फर्टाइल तो पता है ना? Yes, sir. इट इज फाउंड इन द लोअर लेवल इन द प्लेन्स, ये प्लेन्स में पाई जाती है। प्लेन्स मतलब पंजाब प्लेन है, हरियाणा प्लेन है, राजस्थान प्लेन है, प्लेन ही है राजस्थान, तो ये प्लेन ही है वो भी, लेकिन उसमें सैंडी सॉइल ज्यादा है। लेकिन प्लेन्स में ये ज्यादातर न्यू एलोवियल सॉइल पाई जाती है, पंजाब और हरियाणा प्लेन है, ठीक है? और ये इट इज फाउंड इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है? रिवर के ऊपर ऊपर के एरिया में साइड में ये पाई जाती है। और वहां पे क्या होते हैं, इसमें ज्यादा कंकर नोड्यूल होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। इज इट ओके? तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन एक आपको आज याद करनी है, उसके अलावा ये जितने एमसीक्यूज हैं ये है ना। अब दूसरी आपके पास डिस्टिंग्विश बिटवीन है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। क्या है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है ना, कोस्टल, ठीक है? दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया। दे आर लेस वाइड, ये इतनी चौड़ी नहीं, ये घाट्स इतने चौड़े नहीं है, ये मच वाइड है। ईस्टर्न ज्यादा वाइड है देन दैट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये दे आर अनब्रोकन, ये टूटे हुए नहीं है। और ये क्या है? स्मॉल टूटे हुए हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर इनके बीच बीच में से जाती है। ये अनब्रोकन है, ये नहीं टूटे हुए हैं, इनके बीच से नदियां भी नहीं जाती, इसके बीच में से नदियां जाती है। द हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट के पास है अनाईमुदी, याद करना ये अनाईमुदी हाईएस्ट पीक, क्योंकि ये ब्रोकन नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे ज्यादा ऊंचे। और ये हाईएस्ट पीक इसका है, क्या है? महेंद्रगिरी, ये याद करना है। ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक अनाईमुदी। दे आर द सोर्स ऑफ द रिवर लाइक गोदावरी। यहाँ से कौन निकलती है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वेस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न घाट से नो मेजर रिवर्स। छोटी छोटी तो है, जैसे लिखा है इन्होंने जो डिवाइड करती हैं, लेकिन उनके कोई नाम नहीं है, उनके इतनी बड़ी नहीं है कि उनको नामकरण किया जाए उसको। अब ठीक है, तो विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकली जो इंडिया में डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी है? माउंटेन है नॉर्थ में प्लेन भी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है हमारे इंडिया में, कोस्टल प्लेन्स भी और आइलैंड्स भी हैं। तो ये हैं मेजर डिविजन्स हमारी इंडिया में। इज इट ओके? गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ द इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कुछ बताना है आपको। नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, हम कहाँ रहते हैं? नॉर्थ के प्लेन में है ना हम लोग। नॉर्थ के प्लेन में पंजाब आता है ना। गुशान तुम लेट क्यों हो? ठीक है, तो फॉर्मेशन, द नॉर्दर्न प्लेस हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। समझ आ गया? हम कहाँ हैं? नॉर्दर्न प्लेन। किसमें है? नॉर्दर्न प्लेन में रह रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन में रह रहे हैं। और ये कैसे फॉर्म हुआ था, बना कैसे था? बोलते ये प्लेन कैसे बने थे, जब तीन मेजर नदियां रिवर सिस्टम नेमली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। एरिया कवर्ड इट्स स्प्रेड्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ने कितना एरिया कवर किया हुआ है इंडिया का? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया नॉर्दर्न प्लेन ने कवर किया हुआ है इंडिया के। Being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic plain division ऐसी है। बोलते इतना किलोमीटर एरिया इसने तय किया है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उसमें से 2,400 किलोमीटर लंबा है ये, और ये ब्रॉड है, नॉर्दर्न प्लेन ब्रॉड है 250 to 320। तो हम क्या करते हैं, जब एरिया निकालते हैं किसी चीज का तो कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ निकल जाएगा, तो ये लेंथ दे दी, ये ब्रेथ निकल दी और ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। विद ए रिच सॉइल कवर combined with the adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India। बोलते क्योंकि ये प्लेन है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है, और यहाँ पे जो है सॉइल बिल्कुल फर्टाइल है, तो इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है इसमें। हाँ, और पानी की भी सप्लाई ठीक ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ, तो डिवीजन ऑफ प्लेन किस चीज का? यार तुम देख के आया करो ना, मुझे बंद करना पड़ता है। तुम एक बार देख के आया करो, ठीक है? कल से मैं नहीं बताऊंगी, तुम देखोगी, लिखोगी, फिर आओगी, मेरे को अलग से सेंड करोगे, तुम खुद पता करके आओगे। एक किसी टेस्ट का पता नहीं है तुम्हें? मैथ्स कर लो पहले। डिवीजन ऑफ प्लेन। The plain is broadly divided into 3 sections: पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो प्लेन बोलते नॉर्दर्न प्लेन अपने आप में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताना ना हमने सब कुछ। पहले हमने बताया कि ये 3 नदियों के उससे बना, कॉम्बिनेशन से। फिर बोला हमने कि इसने इतना एरिया कवर किया है, नॉर्थ प्लेन्स। फिर हमने बताया कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें बहुत सारा एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स तैयार करके देता है, नॉर्दर्न प्लेन। फिर हमने पढ़ा कि जो प्लेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। फिर बोलते ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द रिलीफ द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। बोलते अगर रिलीफ के बेस पे देखा जाए तो हमने इसको 3, मतलब मिट्टी, उसकी मिट्टी कैसी है उसके बेस पे अगर देखा जाए, उसका एरिया कैसा, तो बोलते भाबर है, तराई है, भांगर है और खादर है। ये चारों जो मिट्टी है ये प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इंडियन डेजर्ट पे हमें नोट लिखना है, सेंट्रल हाईलैंड्स पे और आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया पे। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जानते हो, वो आइलैंड्स हैं हमारी इंडिया के। और इंडियन डेजर्ट के बारे में, थार डेजर्ट है हमारी, तो कह रहे इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज। बोलते ये जो इंडियन डेजर्ट है ये अरावली रेंज पता है ना, माउंटेन्स की रेंज है, उसके वेस्ट में पाया जाता है इंडियन डेजर्ट। इट ऑक्युपाइज ए मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द राजस्थान। तो राजस्थान तो डेजर्ट ही है पूरा राजस्थान, एंड एक्सटेंड सम टू द सिंध। हाँ सुना दो सर को। सिंध इन द पाकिस्तान एज इन थार डेजर्ट, और राजस्थान जो है ये इंक्लूड करता है हमारा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। द लैंड इज जनरली सैंडी। यहाँ की सॉइल सबको पता है सैंडी होती है, कवर्ड सैंड। लर्न हो गया? सुनाना है, थोड़ा नहीं सुनाना है, ठीक ठाक लर्न कर लो, पूरा लर्न कर लेना नोटबुक का। यस, नोटबुक का कुछ मत छोड़ना। हाँ करो, अभी करते रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। 10 मिनट पढ़ाना होता है, उसमें आप 10 मिनट में आपने क्या याद कर लिया? हाँ, एक क्वेश्चन और लर्न कर लेती, मुझे ना डिस्टर्ब करती तो बेटर था ना। द लैंड इज जनरली सैंडी एंड कवर्ड विद सैंड सॉइल, ठीक है। तो लैंड जो है जनरली सैंडी होती है और वो सैंड सॉइल से कवर्ड। द रीजन इज ड्राई विद हार्डली एनी रिवर। बोलते द रीजन इज ड्राई, बिल्कुल कोई रिवर नहीं होगी। देखा है डेजर्ट में कोई बहुत, हाँ, महीना तो पानी नहीं, तभी तो वहाँ पे जितने भी कैक्टस वगैरह होते हैं तो वो बोट वहाँ पे इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, पानी की कमी होती है, तो वो अपने अंदर महीने भर का पानी पहले ही चूस लेते हैं बारिश के टाइम। या कैमल का हम्प भी कैसे तैयार हुआ, उसे पता लगने लग पड़ा कि महीनों या पानी नहीं मिलता भाई, उसने स्टोर करके रखना शुरू किया और उसकी हम्प तैयार हो गई, इवॉल्व हो गई, पहले उसकी हम्प थोड़ी थी, ठीक है। तो लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। डेजर्ट रीजन में एक रिवर है जिसका नाम है लूनी, याद रखना, इसको क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने डेजर्ट के बारे में कि ये डेजर्ट जो है अरावली रेंज के वेस्ट में है, इसमें सैंडी सॉइल ज्यादा है। राजस्थान और थार डेजर्ट इसको इंक्लूड करता है। इसमें लूनी नदी बहती है, इसमें और बड़ी नदियां कोई नहीं है इस एरिया में, तभी इसको डेजर्ट कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा लक्षद्वीप आइलैंड का था,
मतलब आइलैंड कौन कौन से हैं इंडिया में, तो दीज लाइज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला के पास है इन द अरेबियन सी, ठीक है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ये छोटे छोटे आइलैंड्स की फॉर्म में है। दीज आर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप आइलैंड्स छोटे हैं, तो यही पॉइंट दूसरी तरफ आ जाएगा, ये बड़े हैं। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स ज्यादा बड़े हैं लक्षद्वीप से, और ये बे ऑफ बंगाल में, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और ये अरेबियन सी के पास केरला अरेबियन सी के पास। और दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमेराइन माउंटेन्स, बोलते माउंटेन से ऊपर को उठ करके ये निकले हुए हैं, एलिवेटेड पार्ट ऑफ द सबमेराइन माउंटेन्स। और क्या था, एक ये वाली डिस्टिंग्विश बिटवीन तो आई नहीं, द सेंट्रल हाईलैंड्स नहीं, नोट इसके ऊपर नहीं आया ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ब्लॉक, ये याद करना आपने, ये क्वेश्चन भी पूरा ही कर लेना याद। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, इससे आपको दोनों की नॉलेज मिल जाएगी, डेक्कन प्लेट्यू की भी और सेंट्रल हाईलैंड की भी। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, ठीक है। ये मोटी होती है वेस्ट में और पतली होती है ईस्ट में, कौन, सेंट्रल हाईलैंड्स। जबकि डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंड, बस ऐसे करके लैंड मास ट्रायंगुलर शेप में, उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन आर द चंबल, इस रीजन में सेंट्रल हाईलैंड्स में नदियां बहती हैं, उन नदियों का नाम है चंबल, बिटुआ, केन, 3 नदियां हैं, बिटुआ, चंबल, केन। और डेक्कन प्लेट्यू में भी नदियां बहती हैं जिनका नाम है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तापी भी है, ठीक है। ये डेक्कन प्लेट्यू में बहती हैं और ये सेंटर में। द हिल्स लाइंग इन दिस रीजन आर द विंध्य रेंज, इसमें हिल्स भी हैं और उन हिल्स को कहते हैं विंध्य हिल्स और अरावली हिल्स, यहाँ पर है कोस्टल हाईलैंड्स में। और डेक्कन में है हमारे पास आर द महादेव और कैमूर और मैकल हिल्स, तीनों के नाम याद करने, क्योंकि ये सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। सेंट्रल हाईलैंड में कौन सी नदियां हैं और सेंट्रल हाईलैंड में कौन सी हिल्स है, डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी नदियां हैं, कौन सी हिल्स हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अलग से याद हो जाएगी, सिंगल मार्क्स क्वेश्चन अलग से। जितने भी समझाए सारे याद होने चाहिए। 1 घंटा है तुम्हारे पास, साइंस भी करनी है फिर। चलो टेस्ट ले लो, +1 जल्दी दे दो मेरे पास, नो टाइम, नो टाइम। आज सोना नहीं था, आज टेस्ट की तैयारी करनी थी, फिर आना था। कर लिए, कर ली, स्कूल भी गए थे, आय हाय, उधर भी 2 टेस्ट दिए, आय हाय, बहुत जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। देना, दे दो, फिर बुक दे दो, आरोही बुक दे दो, बात मत करो, इतना टाइम नहीं तुम लोगों के पास, दे दो जल्दी करो। एनसीईआरटी भी दे दो, मॉडर्न भी दे दो, और नोटबुक चेक करवाओ पहले। क्यों, गलत बात है यार, दे दो दोनों दे दो, इधर रख दो टेबल पे, और नोटबुक चेक कराओ पहले जिस पे टेस्ट देना है। नोटबुक चेक कराओ जिस पे टेस्ट देना है। आगम, सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते, तुमको खुद को मैनेजमेंट आनी चाहिए, तुम घड़ी देखा करो। नहीं, ये एनसीईआरटी ने सिलेबस से हटाया थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम, या फिर अगले टर्म में तो दोनों बुक्स आएंगी। चलो तुम चेक करो, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है। यहीं बैठो, इतनी दूर फिर सुनाई नहीं देता, फिर बार बार पूछते हो कि मैम बता क्या बोला आपने। चल लिखो, क्वेश्चंस लिखो। तन्मय स्टैंड अप, नहीं बैठते तुम ढंग से, खड़े हो जाओ, खड़े होकर पढ़ो।
कब तक ठीक हो जाएगी ये? कब तक ठीक हो जाएगी आंख? कर लो, कितनी करनी है कर लो, एक बारी में कर लो। हो गई? ठीक हो गई? होगी ठीक है? पढ़ो। देखो, डिफाइन रेजोनेंस, कैनोनिकल फॉर्म। आप रेडी रहो, और 6 या 7 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए। क्या? नहीं, डिफाइन सही। हाँ, मतलब एक साथ पहला ही क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन नहीं बनाना है। एक क्वेश्चन में 5 डिफाइन दे रही हूँ। ओके, हाँ। कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेंस, डाइपोल मूवमेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी। हो गए 5? बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गए। अब जो क्वेश्चन होंगे वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। सोशल कल सुनाई थी तुमने मुझे? करो उसको सुनाओ। कहा? ठीक है, बाद में देखते हैं, आपको तो पता है ना। एक्सप्लेन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हो गया। इसके साथ होगा ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 and Li2, ठीक है। Li2, यस 10 मार्क्स के। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इनकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, ड्रॉ भी होने चाहिए और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ढंग से लिखी होनी चाहिए। बिल्कुल सब कुछ समझ आ गई बात, सब कुछ हो गया। इसके बाद एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, डिफाइन, एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी। एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी। अब लिखो, which out of NS3 and NF3 has higher dipole moment and why? 5 marks. Which out of NS3 and NF3 has higher dipole moment? Has higher dipole moment and why? Moment and why? अब लिखो, distinguish between sigma and pi bond. Sigma and pi bond. Between sigma and pi bond. Pi bond. हो गया? अब लिखो, नहीं 3 मार्क्स। हाँ, नहीं एक, ये जो अभी लिखवाया। अब है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर? बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, इसी के साथ है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 O positive, O2 positive, bond order of O2 N2 O2 plus
and O2 negative, and O2 negative. Explain the important aspects of the resonance. Explain the important aspects of the resonance. Take, आ जाओ इधर. मुझे ये बताना है कि तुमने इतनी देर से किया क्या 2 घंटे, वो दिखाना है मुझे. Explain the important aspect of the resonance with reference to the CO3 2 negative ion. With reference to the CO3 2 negative ions. 2 negative ions. ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 5, ये 5 के, एक ही था 3 का, बाकी 5 के. अब लिखो डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड. Define hydrogen bond and distinguish between intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. And distinguish between intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. Intra or inter. क्या किया तुम, वो बताओ. तुमने 2 घंटे किया क्या? बताओ क्या किया फिजिक्स में, मुझे सुनाओ. लेके आओ, लेके आओ. कब सुनाई? कब? 2 घंटे. मैं अभी तो मैंने तुम्हें देखा नहीं सुनाते हुए. क्या सुनाया तुमने? हाँ हाँ हाँ. पहले दिन तुम आए, तुमने फिजिक्स की. आज भी तुम फिजिक्स कर रहे हो. केमिस्ट्री बायो कब करोगे? करो. कौन सा चैप्टर रह गया रिवाइज करने को? करो उसको, दोनों करके जाना है. देखो हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन है. मैंने डेफिनेशन दी आपको हाइब्रिडाइजेशन की. डिफाइन में दी हाइब्रिडाइजेशन? नहीं दी ना. लिखो डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन. डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन. डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन. गिव. अब देख क्वेश्चन ध्यान से लिखना. गिव the hybridization. Explain the hybridization by taking example of sp3d2. By taking example of sp3. The hybridization by taking example of sp3d2. Then by taking the example of sp3d2. sp3d2 and 3d2 and sp3d. हाँ ठीक है, ये हो गया. अब लिखो क्वेश्चन आप. नहीं, क्वेश्चन अभी फॉर्मल चार्ज पे नहीं दिया. मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है. ऐसे मुझे पता लगे आपको क्या क्या ज्ञान है, आप कितने ज्ञानी हो. क्या? अरे मेरे लोन ये नहीं दिया मैंने. ल्यूज स्ट्रक्चर नहीं दिया. ल्यूज स्ट्रक्चर C2H4 का ल्यूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. C2H4 का, H4 का, और ड्रॉ करना है आपने C2H4 का, और ड्रॉ करना है आपने HCOOH का. HCOOH का. HCOOH. OOH. फॉर्मल चार्ज निकालना है. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला. 2 3 मार्क्स के हुए सिर्फ, है ना. 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हुए. एक ये वाला
एक पीछे था बस, बाकी 5 के और एक 10 का। हाँ, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये भी 3 मार्क्स का है और इसमें आपने निकालना है। मैम 3 मार्क्स के मैंने इसका 5 दे दो मैम, इसके 10 दे दो। चलो ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, 5 नंबर का ले लो। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, लिखो कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, द फॉर्मल चार्जेस ऑन द atoms in nitrite ion, second carbonate ion, in carbonate ion। ये आपको अच्छे से पता है ना कि ईच एंड एवरी एटम का निकालना होता है। ये फॉर्मूला था वो तो पता है। तुमको फार्मूला दे दूं, लिखो हाँ, वो दे दो। लिखो NO2 और CO3 हाँ, अच्छा निकाल। आता है। तो ये 2.5 मार्क्स का है हर एट, समझ गए? 2.5 मार्क्स का। एंजल आप ऐसा करो, आपके पास कोई स्मार्ट वॉच तो नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है? एंजल आप वहाँ चले जाओ। 2.5 के, क्योंकि ईच एटम के निकालने ना। एंजल आप ये जो चेयर है ना, ये वाली चेयर, इस चेयर पे बैठ जाओ और आप वो उधर सामने चेयर है ना उस पे, वो ब्लैक रोज। हाँ हाँ, आ जाओ। तो आया फिर तुम जो कर रहे हो उसको तो सुना दो प्लीज। तुम्हारे पास तो सब्जेक्ट्स है, उसका तो एक ही सब्जेक्ट लगा है, यहाँ तुम्हारे 3 सब्जेक्ट है ना। तुम तो आराम से करो आज। सोशल सुनाओ, पहले एक चैप्टर और करना है। सुनाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैठ जाओ। Its mass is 9.1 into 10⁻⁻31. It is a negative. बेटा यूनिट नहीं होती, मास की यूनिट ही नहीं होती। हाँ, It is a negative particle. It is 1⁻²,000. 1/2000 lesser than protons. It was discovered by J.J. Thomson. It was discovered in a cathode. What are the 3 subatomic particles present in an atom? Electron, proton, neutron. Define atom. And the whole of the universal Atom is electrically neutral. atom is electrically neutral. Whole of the electrically neutral universal is very small particle is known as atom. Equal number of positive and negative charge, ये नहीं है इसमें है। तब तुम जल्दी से उठ के आ रही थी जब मैं समझा रही थी। ध्यान नहीं करना ढंग से, ये नहीं भाई ढंग से बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। It is a positive particle. Its mass is 1.67 into 10⁻⁻27. जब जी आप पहले यहाँ आ जाओ। It is 2000 greater than केमिस्ट्री का वो लास्ट जो 2 पेज बचे हैं वो खोलो, उसको समझाती हूँ। greater than electrons. It was discovered by E. Gold. ये नील बोहर थ्योरी भी याद कर लिए? कर लिए? सुनाओ नील बोहर थ्योरी। आप चेयर पे आ जाओ सबसे। Special आज आप छुट्टी लेने वाली थी, सुबह शाम आने वाली थी,
मैम फिर सबमिशन का मैसेज आ गया। स्कूल चली गई थी? कल छुट्टी ले रहे हो? These special orbits, known as discrete orbits, are only allowed in this atom. These discrete orbits revolve around the atom. These orbits are known as shells and levels. एनर्जी लेवल्स। Energy levels and shells. They are divided in parts. Alphabets K, L, M, N. न्यूमेरिकली? Numerically 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब क्या करोगी? मैंने बचा। हाँ करो आगे। आओ चपची दो। हाँ, मैम ये है ना कि रूल्स ना ये जरूरी होते हैं रूल्स। रूल्स वो जो एन स्क्वायर वाले मैंने बताए थे, 2n स्क्वायर वाले। Spinning electrons in orbit. हाँ हाँ हाँ, तभी लिखवाया मैडम ने। ऐसे कैसे? समझाया भी तो है मैंने। हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएंगे? 2 इंटू एन स्क्वायर के बेस पर, 2 इंटू 1 स्क्वायर, फिर 2 फर्स्ट में, 8 दूसरे में, 8 तीसरे में, फिर 18 18 32 32। गोल्डन नंबर्स कहते हैं। समझाने के बाद भी ये हाल होता तुम लोग। हाँ, मैम ये ऑर्डर में भी आता है। कहाँ पहुंचे थे बेटा हम? परसेंटेज निकालने की आज हमने। परसेंटेज का रफ हो। डायग्राम तुमने बनाया? छुट्टियां कब से दे रहे हैं स्कूल में एग्जाम की तैयारी के लिए? अच्छा, एक दिन पहले छुट्टी देंगे बस। इंग्लिश है ना? उसके बाद किस चीज का है? तब तक सब कुछ भूल जाओगे तुम, करवाया हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये है सिलेबस में। और रिलेटिव मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट निकालना आता है, मास निकालना आता है चीजों का? नहीं आता। ठीक है, आपको ये पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? कितने किसके इक्वल होती है? 1 atomic mass unit, that is 1.6605 into 10 raised to power minus 24। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है? तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मोलिकुलर मास कैसे निकलता है चीजों का। जैसे मान लो आपको H2SO4 है आपके पास। क्या है? H2SO4 है। अगर मैंने कल आपको मोलिकुलर मास निकालना सिखाया, आता आपको? आ जाओ, खड़े हो जाओ, अपना काम करो। H2SO4, ठीक है? H2SO4। तो हाइड्रोजन का कितना था एटॉमिक मास? तो फिर कार्बन का कितना था? हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, 1। क्योंकि इसके पास 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया? हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? कल भी बताया था 3 बार, और आज भी बता दिया 3 बार, ठीक है? इसके बाद सल्फर का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। ये एटॉमिक मासेस है, ये कैसे निकाले जाते हैं? जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जितने नंबर पर पीरियोडिक दिखाया था मैंने, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर पर, ये है पीरियोडिक टेबल। ये जैसे ये है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है,
ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है जो ऊपर मेंशन्ड है, ठीक है। इससे डबल क्या होगा, एटॉमिक मास 1, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन पे ये बात एप्लीकेबल इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक एलिमेंट है जिसके अंदर क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसके अलावा सबके पास न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तीनों चीजें हैं। इसमें एक चीज मिसिंग है हाइड्रोजन के अंदर, क्या? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब जैसे ये लिथियम है, लिथियम का हमारे पास कौन से नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में, कौन से नंबर पर है? 3 पे। तो इससे डबल होगा इसका एटॉमिक मास, कितना होगा? 6। तो इस तरह से हाइड्रोजन का 1 नहीं होगा क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो वो न्यूट्रॉन को भी काउंट करके डबल हो जाता है। आगे पीछे एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है पॉइंट्स में, ठीक है, अदरवाइज डबल ही होता है ऑलमोस्ट। तो 1 जैसे मैंने ये लिया, इसका 1 होता है, तो ये 2 है, तो 1 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, हाँ 2 हो गया। सल्फर 16 नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में, यू कैन सी इट, सी लुक एट, सल्फर 16 नंबर पर है, तो एटॉमिक मास क्या होगा? 32। क्लियर है? पहले तो आपको काम करने की जरूरत है, 1 to 20 आप इनको याद कर लो। जैसे आपको याद होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो आपको पता होगा कि किस पोजीशन पे है, फिर आप उसको डबल कर दो और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इज इट क्लियर? तो आज जो आपका काम रहेगा साइंस में, केमिस्ट्री में, जो आपने कल नहीं किया है, वो ये कि आप पहले 20 तक ये याद करोगे, फिर बोलोगे मैडम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर जो आपको एलिमेंट होंगे कंपाउंड के अंदर आए होंगे वो 20 तक ही होते हैं 9th क्लास में। क्लियर है? तो मैंने 1 into 2 किया, मेरे पास 2 आ गया। सल्फर लिया मैंने, सल्फर को मैं 32 हो गया। ऑक्सीजन 4 है। जब तक समझ नहीं आए ना, हाँ मत बोलना क्योंकि पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन जो है हमारे पास 8th नंबर पर है, तो एटॉमिक मास कितना होगा? 16। तो इसे मैंने 16 डाला, लेकिन ये 4 बार है 16, एक ऑक्सीजन के लिए 16 है, 4 के लिए कितना होगा? इंटू 4, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो, 2 1 जा 2 प्लस 32 कितने हो गए? 34। 16 into 4 84, 84 plus 34, 84 plus 34, is it okay? 118 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पीछे जरूर लगाना है ये AMU, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। हाँ, अभी मॉडर्न में, मतलब मॉडर्न टाइमिंग में AMU की जगह U भी लिखने लगे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ, ये, या फिर आप U लिख लो या फिर आप AMU, आपकी मर्जी है, तो हाँ ठीक है, लेकिन लिखना जरूर, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या है, क्या समझाया मैंने? जब जी मैंने क्या बताया? हाँ, मैम वो याद करना है अभी। और मैम जिस नंबर पे जो एलिमेंट आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों? अच्छा मतलब नंबर, अच्छा नंबर, अच्छा ओके। और फिर इनटू जितने उसके एटम्स है वो कर देना, फिर प्लस जो एक बार फिर से सिखा रही, एक बार फिर से बता रही। मैंने लिया CO2, पहले मैंने H2SO4 लिया था, अब मुझे CO2 का मोलिकुलर मास निकालना है। कार्बन का पेट्रोल, कार्बन का कितना होगा? 6 नंबर पर है तो कितना होगा? 12 होगा। ओके, तो 2 मिनट रुकोगे? 12, ठीक है, प्लस ये 12 हो गया, ये हो गया। ऑक्सीजन का कितना बताया था जब जी? हाँ 8 नंबर पर है 16, और ये कितनी बार है? 2 इंटू 2, ठीक है। तो 16 इंटू 2 32, और प्लस क्या होगा? 12 कितना आ गया? 44 AMU आ गया। एक और समझाऊं, एक और समझाऊं या हो जाएगा? दूसरे वाला भी बता दो, मैं एक और कौन सा? H2? नहीं नाइट्रोजन का दे देती हूँ एक ना, एक नाइट्रोजन वाला सिखा देते हैं जिसमें नाइट्रोजन आए, है ना, जिसमें नाइट्रोजन है। एक और भी तो था मैम, जो पानी में जाके अलग अलग हो जाते हैं कुछ, फार्मूला मास, हाँ वो यहाँ है नहीं, अभी आएगा तो बताऊंगी। ये YPS है ना, ठीक है। तो क्या मैंने बोला,
मैंने बोला कि मैं नाइट्रोजन वाला एक जिसमें है, हाँ मैथ डन हो गया, मैथ डन हो गया, और टेस्ट 2 में पता नहीं किस चीज का है ना। इंग्लिश कर लो। चैप्टर सर ठीक है, बता रही हूँ। NH4 ट्वाइस SO4, नाइट्रोजन क्या होगा 14, ठीक है 7 नंबर पर है, ठीक है। बाकी सबका मुझे बताना है आप लोगों ने, बताओ आप। एक का आपने बताना है, एक का आपने बताना है, आप बताओ। 1 into 4 1 into 4 1 into 4 और ये ट्वाइस है, ठीक कर रही हूँ हैं? मैम फिर इसको आप बताओ इसको, इसका बताओ आप। कौन से नंबर पर था सल्फर, कौन से नंबर पर था पीरियोडिक टेबल में? 16, तो क्या होगा इसका 32 + 32। जब जी बताओ 16 कितनी बार प्लस +16 हो गया, कर लो सॉल्व। अब इसको 2 बार करना है। हाँ इसको ऐसे करो ना, सारा ऐड कर लो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 32, ठीक है। मोलिकुलर मास निकाल लोगे, लो निकालो C12H22O11, फिर से बोलो। C12H22O11, H22O11, लिखिए क्वेश्चन, एक और दे दो। हाँ सुना दो, आप सुना दो। मैम 462 462 गलत है, गलत है, बस गलत है, दोनों का गलत है। अब ढंग से देखो और ढंग से चेक करके देखो कहाँ गलती है, उसको करेक्ट करो और मुझे बताओ। डैश शोज द डायरेक्शन। मैम कार्बन का याद नहीं आ रहा। कौन देता है डायरेक्शन? यार कार्बन हमें 2 दिन हो गए बोलते हुए कार्बन 12 है। फिर तो ठीक है। या तुम लिख लो ना, सारे लिख लो, लिखो सारे लिखो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, लिखो साइड में चार्ट बनाओ। नाइट्रोजन का 14 है। हद हो गई यार, 4 चीजों के तुम्हें नंबर याद नहीं हो रहे। नाइट्रोजन का 14 लिखो, कार्बन का 12 लिखो, हाइड्रोजन का 1 लिखो, ऑक्सीजन का 16 लिखो, सल्फर का 32 करो 14। मैम इस हिसाब से ठीक आ रहा है, चेक ओ यार हिसाब तुम लगाओ पहले, हिसाब मुझे इतना पता है, मेरे को वैल्यू पता है और बस मुझे पता है कि कितना आंसर है, वो आना चाहिए। जब तुम वो बोलोगे तब सही होगा। अब बोलो द हॉर्स जम्प्ड डैश द फेंस। बोलो। I am walking dash the road. The train went dash the tunnel. हाँ? नहीं, गलत है। चलो उठाओ। ऐसे कैसे बोल देते हो तुम? लर्न हो गया, बंद करके खुद को 2 बार सुनाया करो।